तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वनडे नाम की इस ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है हमें देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के द्वारा। और दोस्तों इसी नाम की कई मूवीज़ आ चुकी है, लेकिन ये उससे अलग होने वाली है। पूरी आपको जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। सीमित श्रृंखला के ऑर्डर की घोषणा पर मरे बार्टलेट, कोनी ब्रिटन, जेनिफर कूलिज, एलेक्जेंड्रा डेडारियो, फ्रेड हैचिंगर, जैक लेसी, ब्रिटनी ओ ग्राडी, नताशा रोथवेल, सिडनी स्विनी और स्टीव जैन को अभिनय के लिए चुना गया। 30 अक्टूबर 2020 को मॉली शैनन, जॉन ग्रिज, जोलिन प्यूडी, केकोआ केकुमानो और लुकास गेज आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 48 एलेक मेर्लिनो, जो सर्वाइवर डेविड बनाम गोलीथ में माइक वाइट के साथ साथी प्रतियोगी थे, को एक वेटर हच के रूप में चुना गया था। 13 दूसरे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा पर एचबीओ ने घोषणा की कि दूसरे सीजन के लिए अन्य व्हाइट लोटस संपत्ति में मुख्य रूप से नए पात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि माइक वाइट ने कहा था कि पहले सीजन से कुछ कलाकारों के लिए संभावना थी उनके पात्रों के रूप में लौटने के लिए। 15 अक्टूबर 2021 को कूलिज के दूसरे सीजन के लिए वापसी के लिए तैयार होने की सूचना मिली थी। 50 जनवरी 2022 में माइकल इम्पीरियोली, ऑब्रे प्लाजा, एफ. मरे अब्राहम, एडम डिमार्को, टॉम हॉलैंडर और हेली लू रिचर्डसन को दूसरे सीजन में अभिनय करने के लिए चुने जाने की पुष्टि की गई। 18-19-14 फरवरी 2022 में थियो जेम्स, मेघन फाही और विल शार्प श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में शामिल हुए, जबकि लियो वुडल को दूसरे सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका में लिया गया। 15 मार्च 2022 में बीट्राइस ग्रेनो, सबरीना इम्पेसिएटोर और सिमोना टबेस्को दूसरे सीजन के लिए मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। 16 दूसरे सीजन में वाइट के साथी सर्वाइवर डेविड बनाम गोलीथ प. रतियोगी काराके और एंजेलिना कीली कैमियो भूमिकाओं में हैं। 51 तीसरे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा पर निर्माताओं ने पुष्टि की कि एक अन्य व्हाइट लोटस रिजॉर्ट में पात्रों की एक नई कास्ट होगी। 8 अप्रैल 2023 में नताशा रोथवेल को श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए बेलिंडा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की सूचना मिली थी। 10 जनवरी 2024 में ये घोषणा की गई थी कि लेस्ली बिब, जेसन इसाक, मिशेल मोनाघन, पाका पोसी, डोम हेट्राकुल, टैमे थापथिमथोंग, कैरी कून, मिलोस बिकोविच, क्रिश्चियन फ्रीडेल, मॉर्गन ओ रेली, लेक पत्रवाई, शालिनी पेरिस, वाल्टर गोगिन्स, सारा कैथर नाहुक, सैम निवोला, पैट्रिक श्वार्ज़नेगर, एमी लू वुड, फ्रांसिस्का कॉनी, निकोलस डुवने और अनस फेडारविसियस तीसरे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 बिकोविच की कास्टिंग की यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने देश पर रूस के आक्रमण के समर्थन के लिए आलोचना की थी। बाद में 2 फरवरी को बिकोविच को कलाकारों से हटा दिया गया। 57 कुछ दिनों बाद बिकोविच की जगह जूलियन कोस्तोव पुनर्रचना में कलाकारों में शामिल हो गए। 58 स्कॉट ग्लेन शामिल हुए। 59 फिल्मांकन। पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2020 में हवाई में कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत शुरू हुई। 21 नवंबर 2020 तक श्रृंखला का फिल्मांकन वेलिया के 4 सीजन्स रिजॉर्ट माउई में आधा हो चुका था और दिसंबर में माउई के आसपास के स्थानों पर फिल्मांकन किया जाना था। इसमें लानाई द्वीप भी शामिल था, जहां उन्होंने समुद्र तट के कुछ दृश्य फिल्माए। 616263 जहान ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि फिल्मांकन के दौरान 4 सीजन्स को बंद कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कलाकारों और चालक दल के लिए संकट पैदा हो गया था। उन्हें और हैचिंगर दोनों को स्कूबा दृश्यों के लिए पड़ी प्रमाणित मिला। 64 20 जनवरी 2022 को दूसरे सीजन को ताअमीना, सिजली, इटली में 4 सीजन्स सैन डोमिनिको होटल एफआर में फिल्माए जाने की सूचना मिली थी। 28 फरवरी 2022 को एचबीओ ने पुष्टि की कि वहां उत्पादन शुरू हो गया है। 39 दूसरे सीजन की शुरुआती थीम आवाजों के कोरस के साथ
पलेर्मो में विला टेस्का के भित्तिचित्रों के दृश्य दिखाती है। सिजली में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। ताओआमीना शहर भर में, विशेष रूप से सैन डोमिनिको पैलेस होटल जो मुख्य स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, और ताओआमीना के प्राचीन थिएटर में, सेफालू में, लंबे समुद्र तट और नॉर्मन कैथेड्रल के दृश्य के साथ, फ्यूमफ्रेडो डी सिसिलिया में, प्रसिद्ध स्लेव कैसल के साथ, पलेर्मो में, विशेष रूप से टीट्रो मासिमो और विला टेस्का में, केटेनिया में टीट्रो मासिमो बेलिनी में ओपेरा हाउस के आंतरिक दृश्य, नोटो शहर में, विशेष रूप से विला एलेना में, जियार्डिनी नक्सोस और सिजली और माउंट एटना के समुद्र तट के विभिन्न दृश्य। 6-6-6-7-6-8 संगीत। चिली के संगीतकार क्रिस्टोबल तापिया डी वीर को श्रृंखला के संगीत के लिए वाइट द्वारा काम पर रखा गया था। सीजन 1 की थीम धुन अलोहा जंगल की आवाजें निकालने के लिए बनाई गई थी। तापिया डी वीर ने असामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें बांसुरी बजाना और कर्कश आवाज और बंदर की आवाज खुद बजाना शामिल था। उन्होंने एक दक्षिण अमेरिकी चरंगों, विभिन्न संस्कृतियों के 1 दर्जन या उससे अधिक ड्रम, ज्यादातर लकड़ी और जानवरों की खाल से बने हस्तनिर्मित ड्रम, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शेकर्स और कुछ पियानो का भी उपयोग किया। 69 सीजन 2 के लिए तापिया डी वीर ने अपने स्वयं के शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण मूल रचनाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रबंधक किम न्यूऑफ के साथ सहयोग किया। थीम ट्यून के लिए तापिया डी वीर सीजन 1 थीम के तत्वों को रखना चाहते थे, लेकिन इटालियन सेटिंग को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए इसे फिर से तैयार करना चाहते थे, जिसमें इसे और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाना भी शामिल था। सीजन 2 की थीम पुनर्जागरण वीणा पर दोलनशील स्वरों के साथ शुरू होती है और थिरकती स्वरों की वापसी से पहले ऑर्केस्ट्रा के तार, पियानो के ता, रा और झांझ को स्तरित किया जाता है। सिंथेटिक EDM डांस बीट बनने और गिरने से पहले यह एक उच्च पिच तक पहुंच जाता है। तापिया डी वीर उत्पादन में अधिक जैविक ध्वनि लाने के लिए न्यूंडॉफ को श्रेय देते हैं। 70 गायिका स्टेफनी ओसुरियो ने गायन प्रदान किया, जिसे तापिया डी वीर ने अपने हाथ से ध्वनि लहराते हुए एक लंबा, एकल नोट पकड़कर रिकॉर्ड किया। इसके बाद तापिया डी वीर ने इसका नमूना लिया और एक कीबोर्ड पर इसके विभिन्न संस्करण चलाए। 71 बजट। वल्च के अनुसार सीजन 2 के उत्पादन की लागत प्रति एपिसोड $3 मिलियन से कम रही, जो सीजन 1 के समान है। इटली, जहां सीजन 2 को फिल्माया गया था, देश में होने वाले विदेशी प्रोडक्शन को 40% तक टैक्स क्रेडिट प्रदान करता है। 72 रिलीज। श्रृंखला का प्रीमियर 11 जुलाई 2021 को HBO और HBO मैक्स पर हुआ। 5 यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य में श्रृंखला का प्रीमियर 16 अगस्त 2021 को स्काई अटलांटिक पर हुआ। 73 दूसरे सीजन का प्रीमियर 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। 7 होम मीडिया। पहला सीजन 13 सितंबर 2022 को DVD पर रिलीज किया गया था। 74 स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। सीजन 1 द व्हाइट लोट्स की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मौसम सड़े टमाटर मेटाक्रिटिक 190%, 96 समीक्षाएं, 75-82, 39 समीक्षाएं, 76। 293%, 118 समीक्षाएं, 77-81, 40 समीक्षाएं, 78। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 96 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर द व्हाइट लोट्स के पहले सीजन के लिए 8.4/10 की औसत रेटिंग के साथ 90% की अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट के आलोचकों ने आम सहमति से लिखा है, हालांकि इसके असली इरादे थोड़े अस्पष्ट हो सकते हैं। भव्य परिदृश्य, ट्विस्टी ड्रामा और पिच परफेक्ट कास्ट द व्हाइट लोट्स को देखने के लिए एक सम्मोहक यदि असुविधाजनक गंतव्य बनाते हैं। 75 मेटाक्रिटिक पर सीजन को 39 आलोचकों के आधार पर 100 में से 82 का स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। 76
टीवी गाइड के मैथ्यू जैकब्स ने इसे 5 में से 4.5 रेटिंग दी और लिखा कि यह इस साल का अब तक का सबसे अच्छा टेलीविजन है। 37 रोलिंग स्टोन के एलन सेपिनवाल ने इसे 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और इसे अक्सर असुविधाजनक, कभी-कभी काव्यात्मक, कभी-कभी प्रफुल्लित करने वाला और पूरी तरह से गहरा विलक्षण कहा। 79 चरित्र विवरण पर व्हाइट के ध्यान की प्रशंसा की गई। द न्यूयॉर्कर की नाओमी फ्राई ने उनके अपने पात्रों के प्रति स्नेह, जो कभी भी कैरिकेचर की तरह महसूस नहीं होते, की सराहना की। 2 और टाइम के जूडी बर्मन ने टिप्पणी की कि वह पात्रों के प्रति विशिष्ट रूप से अभ्यस्त हैं, आंतरिक संघर्षों के साथ साथ उनकी आत्म जागरूकता का भिन्न भिन्न स्तर। 80 न्यूयॉर्क टाइम्स के जेम्स पर निवोजिक ने व्हाइट के व्यंग्यात्मक और गंभीर स्वरों के विशिष्ट संतुलन और उनके कैसे लोग आदर्शवाद को हथियार बना सकते हैं की सराहना की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लेखन कभी कभी अपनी संस्कृति के साथ सामयिक होने के लिए दबाव डालता है। वॉर मैड लिब्स ट्रिगरिंग और क्यूकिंग, कैंसिलिंग और डॉक्सिंग का संदर्भ देता है। 81 कलाकारों के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। रोजेबट कॉम की रॉक्साना हदादी ने 4 में से 4 सितारे दिए और इसे लिखने से प्रदर्शनों का संयोजन जो लगभग सार्वभौमिक रूप से रोमांचकारी है का पता चलता है। 82 आर्मंड के चरित्र के बारे में पोनीवोजिक ने बाटलेट को इस काम में आने वाली अदृश्य जिम्नास्टिक शो लिखा और उसे एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह निभाया। 81 हदादी ने स्क्रीन पर एक प्रेरक अंतिम क्षण के साथ रोथवेल के सूक्ष्म, लचीले काम की सराहना की। 82 बर्मन ने कहा कि कूलिज श्रृंखला की सफलता बनने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने जैन, बाटलेट, रो थवल, लेसी, स्वीनी और डेडारियो की भी प्रशंसा की। 80 पहले सीजन की आलोचनाओं ने इस बात पर अफसोस जताया कि रिजॉर्ट में काम करने वाले गैर श्वेत देशी हवाईयन पात्र, जैसे कि लानी और काई, को बहुत कम स्क्रीन समय मिला और वे सबसे कम विकसित पात्र थे। इस तरह आलोचकों ने तर्क दिया कि शो साम्राज्यवाद और श्वेत विशेषाधिकार के विषयों में पर्याप्त रूप से संलग्न नहीं था। शो समृद्ध, श्वेत उच्च वर्ग के व्यंग्य में ऐसे मुद्दों की आलोचना करने के लिए तैयार लग रहा था। 8-1, 8-3, 8-4 पोनीवोजिक को लगा कि शो ऊपर नीचे की कहानी के निचले आधे हिस्से पर अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है। ये टेबलों पर काम करने वाले स्थानीय हवाईयन कर्मचारियों के जीवन पर प्रकाश डालता है, लेकिन वास्तव में इसका पता नहीं लगाता है। मेहमानों के लिए रात्रिभोज अनुष्ठान करना। 81 वॉक्स के मिशेल कुगा ने लिखा, साम्राज्यवाद पर कटाक्ष करते हुए द व्हाइट लोटस एक नैतिक केंद्र की नकल करता है, लेकिन कभी भी इस विषय को केवल इशारों से परे नहीं जोड़ता है। व्यंग्य का एक टुकड़ा कितना सफल हो सकता है यदि यह उन्हीं शक्ति संरचनाओं की नकल करता है जिनके बारे में ये कहा जाता है व्यंग्य करो। 84 व्हाइट ने कहा है कि देशी पात्रों को स्क्रीन पर कम समय देने का इरादा ये दिखाना था कि अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को श्रमिक कितने विनिमय लगते हैं। 85 वाशिंगटन पोस्ट के इंकू कांग ने कहा कि पात्र और प्रदर्शन एक टेढ़ा, बेचैन करने वाला, पसीने से लथपथ क्लॉस्ट्रोफोबिक नाटक बनाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह अन्य लोकप्रिय टीवी शो के बगल में है जो सफेद, समृद्ध लोगों पर केंद्रित है, जैसे उत्तराधिकार, बिग लिटिल लाइज, द पूर्ववत और द क्राउन। द व्हाइट लोटस के पास कुछ भी नया नहीं है आकस्मिक विनाश के निशान के बारे में देखने के लिए जो पैसे वाले और जुड़े हुए लोग अपने दुखी स्थिति में छोड़ सकते हैं। 86 द ऑब्जर्वर में काइल टनर ने लिखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो व्हाइट के आमतौर पर कोमल स्वर को संतुलित करने में कुशल हाथ का बहुत शौकीन है, उन्हें उम्मीद थी कि शो में अपने लक्षित जहर वाले तीरों में अधिक सटीकता होगी। 87 टनर ने कहा कि शो एक अच्छा व्यंग्य होने के लिए बहुत व्यापक है, एक सीधी त्रासदी होने के लिए इतना स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक है, एक व्यापक कॉमेडी बनने के लिए इसके मेलोड्रामा में इतना निवेश किया गया है, जब तक कि यह स्वर और लोकाचार पर अपने अनिर्णय में औरोबोरोसियन नहीं बन जाता। यह ऐसा नहीं है कि ये शैलियाँ और रूप एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। बात यह है कि यहाँ वे रासायनिक संतुलन से रहित होकर बहते रहते हैं। 87
सीजन 1 के समापन के बारे में आलोचक विभाजित थे, जिसमें कांग ने कहा था, श्रृंखला में देर से विचलन निराशाजनक रूप से कहानी को शांत पानी की ओर ले जाता है। एक बार अशांति खत्म हो जाने पर केवल झाग ही बचता है। 86-88 अन्य आलोचकों, जैसे वॉक्स के एमिली सेंट जेम्स ने तर्क दिया कि जिसे वे अंत की प्रतिकूल प्रकृति मानते थे, वो बिल्कुल शो का मुद्दा था और शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त पर वाइट की टिप्पणी को रेखांकित किया। 89-90 पहला सीजन कई प्रकाशनों की बेस्ट ऑफ 2021 सूची में शीर्ष 10 में शामिल हुआ, जिसमें द एवी क्लब, द ग्लोब एंड मेल, द रिंगर, स्लैंट मैगजीन और द संडे टाइम्स शामिल हैं। द बोस्टन ग्लोब, डिसाइडर, एक्सक्लेम के लिए दूसरा। द गार्जियन, द इंडिपेंडेंट, न्यूयॉर्क डेली न्यूज, सैन एंटोनियो एक्सप्रेस न्यूज, सियोग सिटी जर्नल, टाइम और वल्चर और गुड मॉर्निंग अमेरिका, NME और अप्रॉक्स सहित अन्य के लिए तीसरा। 91 सीजन 2 दूसरे सीजन के लिए रॉटेन टोमाटोज ने 118 समीक्षाओं के आधार पर 8/10 के औसत स्कोर के साथ 93% अनुमोदन रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट के आलोचकों की सर्वसम्मति में कहा गया है, मुख्य रूप से कामुक इच्छा के संक्षारक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोठाट के लिए अपने उष्णकटिबंधीय ट्रैपिंग की अदला बदली करते हुए, द व्हाइट लोट्स आर्सेनिक से भरी एक कुकी बनी हुई है जो आसानी से नीचे चली जाती है। 77 मेटाक्रिटिक पर सीजन को 40 आलोचकों के आधार पर 100 में से 81 का स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। 78 कई आलोचकों ने आवाज उठाई कि व्हाइट ने पहले सीजन की सफलता को तेज लेखन, अपने कलाकारों की टोली और अधिक केंद्रित कथानक के साथ दोहराया। कुछ ने कहा कि यह पहले सीजन में सुधार है। 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 द गार्जियन की लूसी मंगन ने इसे 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, लेखन हमेशा की तरह सघन और स्तरित है, कथानक बेदाग है और दर्शकों की सहानुभूति या घृणा उन्हें कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक आराम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 96 द न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हुए इनको कांग ने एक सकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, सीजन 1 का वायुहीन समाजशास्त्रीय भाग्यवाद, जो कि COVID-19 प्रतिबंधों के कारण क्लॉस्ट्रोफोबिक उत्पादन से मेल खाता था, एक अधिक परिपक्व नाटक का मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही इस बात की गहन खोज के रूप में कि कैसे पात्रों की वर्ग संबंधी चिंताएं लिंग संबंधी गुस्से के साथ मिलती हैं। 97 रोजेबट कॉम के ब्रायन टेलरिको ने लिखा, माइक व्हाइट एक ऐसे लेखक हैं जो एक आकर्षक रात्रिभोज वार्तालाप से उतने ही रोमांचित हैं जितना कि वह एक हत्या का रहस्य है, और यहाँ तक कि साजिश पहली बार की तुलना में अधिक ढीली है। जिस तरह से ये कि उनके पात्र एक दूसरे से टकराते हैं, अपनी सामाजिक संरचना को उजागर करते हैं, आकर्षक बना रहता है। 98 द रिंगर के एलिसन हरमन ने लैंगिक राजनीति के विषय पर श्रृंखला की धुरी की प्रशंसा करते हुए लिखा, व्हाइट जानता है कि सेक्स, पैसे की तरह, शक्ति का एक रूप है और प्रत्येक एक दूसरे में गहराई से बंधा हुआ है। 99 सैलून की मेलानी मैकफार्लैंड ने कहा, हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहें जिन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन केवल दर्शनीय स्थल ही टीवी पर किसी और चीज की तरह पलायनवाद का स्तर प्रदान करते हैं। 100 द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ट्रेविस एम. एंड्रूज ने लिखा, हालांकि ये नए एपिसोड कभी कभी भटक जाते हैं, सीजन 2 को अधिक मजबूती से रचा गया है और इसमें पर्याप्त नए विचार हैं, यहाँ तक कि सबसे स्थिर अंतर्दृष्टि भी व्हाइट के तेज तर्रार लेखन से बड़ी है, क्योंकि यह ताज़ा महसूस करने के लिए है। 101 कुछ आलोचकों ने 2 सिसिलियन यौनकर्मियों मिया और लूसिया के पात्रों का स्वागत किया, जिनकी कथानक रेखाएं होटल के कई मेहमानों के साथ मिलती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति व्हाइट द्वारा पिछले सीजन की अच्छी लीड पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचनाओं की प्रतिक्रिया की तरह महसूस हुई। 99,102,103 अन्य लोगों ने नोट किया कि कैसे दूसरे सीजन में डरावनी कल्पना में निवेश किया गया है जिस तरह से पिछले आउटिंग में नहीं किया गया था, और यह इस किस्त की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों में से एक है। 104
अन्य लोगों ने सोचा कि वर्ग आलोचना के विषयों से लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव कम दिलचस्प घड़ी बन गया है। 103 वल्च के लिए लिखते हुए रॉक्साना हदादी ने कहा कि सीजन 2 बेवफाई को कम प्रभाव के लिए केंद्रित करता है और यह कि इसमें एक नई कुंदता और ध्यान देने योग्य अस्थायिता भी है, जो इस दूसरे सीजन को उतनी ही जोर से और चोट पहुंचाने से रोकती है जितना कि यह पूर्ववर्ती। 102 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने सीजन 2 में लिखा है कि यह घूमने के लिए प्लेटों का एक जीवंत सेट है जिसे व्हाइट एसिडिक बाइट और उदासी के अपने सामान्य मिश्रण के साथ करता है। हालांकि इस सीजन में चीजें थोड़ी कम स्पष्ट लगती हैं। 105 द अटलांटिक की शर्ली ली ने कहा, सीजन 2 सीजन 1 की तरह ही रसदार है, लेकिन इसका दृष्टिकोण उतना तीखा नहीं है। 106 होटल स्टाफ की अधिक घटती भूमिका पर टिप्पणी करते हुए एनपीआर की लिंडा होम्स ने लिखा, विषयगत रूप से मेहमान खुद को कैसे देखते हैं और स्टाफ उन्हें कैसे देखता है, इसके बीच तनाव के बिना द व्हाइट लोटस भटका हुआ लगता है। सभी आलोचनाओं के साथ पहले सीजन और इस बारे में निष्पक्ष सवाल की या यह अपने अमीर और सफ़ेद पात्रों की उनके आसपास के लोगों में रुचि की कमी पर व्यंग्य कर रहा था या बस इसे पुनः पेश कर रहा था। ये हमेशा स्पष्ट था कि शो किस बारे में कोशिश कर रहा था या सोचा था कि यह किस बारे में था। ये धन और लापरवाही की कमजोरियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत कम स्पष्ट है कि व्हाइट इस कहानी के साथ कहाँ जा रहा है। 107 दूसरा सीजन कई प्रकाशनों की बेस्ट ऑफ 2022 सूची में शीर्ष 10 में शामिल हुआ, जिसमें गुड मॉर्निंग अमेरिका, द इंडिपेंडेंट और सैन एंटोनियो एक्सप्रेस न्यूज़ शामिल हैं। आई के लिए दूसरा और क्लीवलैंड प्लेन डीलर, आयरिश इंडिपेंडेंट, एलए वीकली, न्यूज़डे, रेडियो टाइम्स, टीवी इनसाइडर, यूएसए टुडे और द वॉशिंगटन पोस्ट सहित अन्य के लिए तीसरा। तो रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 8 फरवरी 2024 को ये हमें देखने को मिलेगी, यानी कल ही के दिन इसे लॉन्च किया जाएगा और मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब कर रिलीज़ किया जा रहा है और हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में इसे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अभी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। सिर्फ हिंदी में शायद तक आ सकती है, बाकी और किसी लैंग्वेज में इसे डब नहीं किया गया है। बाकी इसे एक तरह से वर्ल्ड वाइड बड़े स्केल पर रिलीज़ किया गया है, तो हर एक रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। बाकी डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, इसकी कास्टिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शेन द्वारा डिलन के साथ यौन संबंध बनाते हुए पकड़े जाने के बाद नतीजों से बचने के लिए आर्मंड को शेन और रेचेल को पाइनएप्पल स्वीट में मुफ्त में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेचेल को चिंता होने लगती है कि किट्टी से बात करने और शेन से शादी करने के बाद वो एक ट्रॉफी पत्नी बन गई है। बेलिंडा तान्या को अपने व्यावसायिक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है, लेकिन तान्या ग्रेग की उसमें रुचि को लेकर अधिक चिंतित है। तान्या ग्रेग के सामने स्वीकार करती है कि वह एक भावनात्मक रूप से बर्बाद व्यक्ति है, लेकिन ग्रेग निडर है। क्विन स्थानीय लोगों के एक समूह के साथ नौकायन का आनंद लेता है। पाउला काई को मॉसबैकर्स की तिजोरी का कोड देती है और उसे होटल के खिलाफ मुकदमे का भुगतान करने के लिए महंगे कंगन की एक जोड़ी चुराने के लिए मनाती है। निकोल ने क्विन के सामने अपने अफेयर की बात कबूल करने के लिए मार्क को फटकार लगाई। जैसे ही मॉसबैकर्स समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए जाने की तैयारी करते हैं, निकोल अपने परिवार का भरण पोषण करने और इसके लिए कोई सम्मान न मिलने के दबाव के कारण टूट जाती है और होटल वापस चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। उनसे अनभिज्ञ काई उनके होटल के कमरे में कंगन चुराने की कोशिश कर रहा है। मार्क निकोल को बचाता है, लेकिन काई द्वारा उसे पीटा जाता है, जो भाग जाता है। होटल उनके ठहरने की व्यवस्था करता है और मार्क को अंततः निकोल और उनके बच्चों से सम्मान मिलता है, लेकिन ओलिविया को संदेह है कि पाउला डकैती में शामिल है। 6-6 प्रस्थान माइक वाइट 15 अगस्त 2021 0.85027। रेचेल शेन से कहती है कि उसे उससे शादी करने का पछतावा है। तान्या ने ग्रेग की लाइलाज बीमारी के बावजूद उसके साथ रहने का फैसला किया और बेलिंडा से कहा कि वह लेन देन के रिश्तों पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहती है, जिसके बदले में वो उसके लिए बड़ी रकम छोड़ देगी।
निराश होकर बेलिंडा ने अपनी व्यावसायिक योजना को त्याग दिया। काई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मॉसबैकस के चोरी हुए गहने बरामद कर लिए जाते हैं, जिससे पाउला के बारे में ओलिविया के संदेह की पुष्टि हो जाती है। पाउला डकैती में अपनी संलिप्तता स्वीकार करती है, लेकिन ओलिविया पर अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त होने का आरोप लगाती है। बाद में जब पाउला ने खेद व्यक्त किया तो दोनों में सुलह हो गई। क्विन अपने माता पिता से कहता है कि वह स्थानीय पेडलर्स में शामिल होने के लिए द्वीप पर रहना चाहता है, जिसे वे सिरे से खारिज कर देते हैं। मॉसबैकस से बात करते समय शेन को डकैती के बारे में पता चलता है और वह अपने ट्रैवल एजेंट को बुलाता है, जो आर्मंड के वरिष्ठ को सूचित करता है। इसके परिणामस्वरूप आर्मंड को व्हाइट लोट से निकाल दिया जाता है। आर्मंड अपना आखिरी कार्यदिवस ओलिविया और पाउला की बची हुई दवाओं के अत्यधिक नशे में बिताता है। उस रात का खाना परोसने के बाद आर्मंड शेन के स्वीट में घुस गया और उसके सूटकेस में शौच कर दिया। हालांकि आर्मंड के जाने से पहले शेन लौट आता है। एक घुसपैठिए को भांपते हुए शेन ने खुद को अनानास चाकू से लैस कर लिया और अनजाने में आर्मंड पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आर्मंड का शव मेहमानों की वापसी उड़ान में लाद दिया गया है। रेचेल हवाई अड्डे पर पहुंचती है और शेन के साथ रहने का फैसला करती है। अपने परिवार के बाकी सदस्यों के विमान में चढ़ने के बाद क्विन हवाईयन पेडलर्स में शामिल होने के लिए हवाई अड्डे से निकल जाता है। सीजन 2 2022 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि अमेरिकी दर्शक मिलियन 7 सियाओ माइक वाइट 30 अक्टूबर 2022 0.4608। सिजली के ताओअमीना में व्हाइट लोट्स में कई मेहमानों के शव पास के समुद्र तट से पाए गए हैं। एक सप्ताह पहले मेहमानों का एक समूह व्हाइट लोट्स में आता है, जिसका स्वागत उसके गुस्सैल प्रबंधक वैलेंटिना ने किया। उनमें से तान्या भी है, जो अब ग्रेग के साथ तनावपूर्ण विवाह में है। ग्रेग ये जानकर क्रोधित हो जाता है कि तान्या अपने युवा सहायक पोट्टिया को एक रोमांटिक छुट्टी पर ले आई। पोट्टिया की सेवाओं को बरकरार रखते हुए उसे खुश करने के लिए तान्या ने पोट्टिया को उसके कमरे में रहने और दृष्टि से दूर रहने का आदेश दिया। परेशान पोट्टिया बाद में हाल ही में स्टैनफोर्ड से स्नातक हुए एल्बी डी ग्रासो से मिलती है और उससे जुड़ जाती है, जो अपने पिता डोमिनिक, एक हॉलीवुड निर्माता, जिसकी शादी उसकी कई बेवफाई और महिलावादी दादा बर्ट के साथ सिजली में अपनी पैतृक जड़ों की खोज कर रही है। इस बीच विवाहित जोड़ा एथन और हापर स्पिलर सिजली की यात्रा पर एथन के क्रूर कॉलेज रूममेट कैमरून सुलिवन और उसकी पत्नी डैफ्ने के साथ शामिल होते हैं। हापर को कैमरून और डैफ्ने ने तुरंत ही निराश कर दिया, उनके स्नेह के लगातार प्रदर्शन को कपटपूर्ण मानते हुए। अपनी तैराकी चड्डी बदलते समय कैमरून हापर के सामने खुद को उजागर करता है। एथन ने हापर की चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि कैमरून को शायद एहसास नहीं था कि वह उसे देख सकती है। लूसिया, एक स्थानीय यौनकर्मी, अपनी दोस्त मिया के साथ रिजॉर्ट में घुसती है और अपने नवीनतम ग्राहक डोमिनिक से मिलने जाती है। 8-2 इतालवी सपना माइक वाइट 6 नवंबर 2022 0.4229। डोमिनिक लूसिया और मिया को होटल में अपने मेहमान के रूप में रखता है। पोट्टिया ताओअमीना के प्राचीन थिएटर की यात्रा पर डी ग्रासो परिवार के साथ शामिल होती है, जहां बर्ट अनुचित बातचीत करना जारी रखता है। एल्बी और पोट्टिया रात्रिभोज पर अपनी रोमांटिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं और पोट्टिया बाद में एल्बी को तान्या के अतीत के घिनौने विवरण बताकर तान्या के साथ अपने गैर प्रकटीकरण समझौते का उल्लंघन करती है। एल्बी अपनी रात के अंत में पोट्टिया को अजीब तरह से चूमता है। इस बीच बर्ट डोमिनिक को अपने विवाहेतर संबंधों के संचालन में ढीले होने के लिए दंडित करता है। डोमिनिक ने बाद में लूसिया को समझाया कि वह अपनी सेक्स की लत पर काबू पाना चाहता है, लेकिन जब वह और मिया उसे अपने टैब पर होटल की सुविधाओं का आनंद लेने देने के लिए धन्यवाद देने की पेशकश करते हैं तो वह नर्म पड़ जाता है।
कैमरून और डैफ्ने के विपरीत एथन और हापर यात्रा के दौरान यौन रसायन शास्त्र बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। कैमरून तैराकी के दौरान हापर को एक और पास देता है। बाद में हापर ने एथन से धूर्त होने के लिए माफी मांगी और उनकी यात्रा का आनंद लेने का वादा किया। ग्रेग तान्या से कहता है कि उसे काम के लिए डेनवर वापस जाना है। बाद में वह उसे अपने संभावित प्रेमी के साथ फोन पर सुनती है। 9-3 बैल हाथी माइक वाइट 13 नवंबर 2022 0.47430। बर्ट डोमिनिक को बताता है कि उसने लूसिया और मिया को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा था। डोमिनिक दोषी और शर्मिंदा महसूस करते हुए लूसिया से संबंध तोड़ देता है। एल्बी अपने परिवार के साथ एक दिन की यात्रा पर पोर्टिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसे बुला लेती है। वो ग्रेग के जाने से बहुत परेशान है और उसे पोर्टिया के समर्थन की जरूरत है। तान्या एक टैरो रीडर से सलाह लेती है जो उसे बताता है कि ग्रेग किसी और से प्यार करता है। उस शाम एल्बी पोर्टिया के साथ अधिक यौन रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह खुद को एक अंग्रेज व्यक्ति की ओर आकर्षित पाती है जिसे वह होटल के पूल में देखती है। डैफ्ने और हापर नोटो जाते हैं जबकि कैमरून और एथन जेटस्कीइंग में दिन बिताते हैं। डैफ्ने ने नोटो में एक रात के लिए गुप्त रूप से एक पलाज़ो किराए पर लिया है, जहां वह हापर को बताती है कि यद्यपि वह कैमरून की बेवफाई के बारे में जानती है, लेकिन वह खुद को पीड़ित के रूप में नहीं देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कैमरून के व्यापारिक साझेदार आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस बात से निराश होकर कि एथन ने उसे अंदरूनी व्यापार के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया, कैमरन ने एथन को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए मनाने का प्रयास किया। वे शराब पीते, एमडीएमए लेते और लूसिया और मिया के साथ पार्टी करते हुए रात बिताते हैं। कैमरून ने लूसिया के साथ यौन संबंध बनाए, लेकिन एथन ने मिया को मना कर दिया। 10-4 सैंडबॉक्स में माइक वाइट 20 नवंबर 2022 0.41631। कैमरून लूसिया और मिया को पूरा भुगतान नहीं करता है। हापर और डाफ्ने नोटो से लौटते हैं। जब हापर ने एथन पर पिछली रात के बारे में दबाव डाला, तो उसने कैमरून की बेवफाई को छुपाते हुए केवल नशे में होने की बात स्वीकार की। हापर अपने कमरे में कॉन्डोम का रैपर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन एथन का सामना करने के बजाय इसके बारे में गुस्से में दिन बिताता है। तान्या की दोस्ती पलेर्मो में रहने वाले एक अमीर अंग्रेज समलैंगिक व्यक्ति क्वेंटन से होती है। वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और वह बहुत अच्छा समय बिताती है। पोर्टिया अपने भतीजे जैक से मिलती है, जिसे उसने पहले पूल में देखा था, और वे आपस में मिल गए। इस बीच एल्बी पोर्टिया की प्रतीक्षा करते हुए लूसिया से मिलता है, इस बात से अनजान कि वह एक यौनकर्मी है जो अपने पिता के साथ सोती है। उनके बीच अच्छी बनती है, जबकि लूसिया अपने स्वयं के जीवन विकल्पों पर सवाल उठाना शुरू कर रही है। लूसिया द्वारा उसे मना करने के प्रयासों को नज़रअंदाज करते हुए मिया ने अचानक अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाने के लिए ग्यूसेप के साथ यौन संबंध बनाने का फैसला किया। इसका उल्टा असर तब होता है जब ग्यूसेप यौन प्रदर्शन करने में असमर्थ ये सोचकर कुछ गोलियां खा लेता है कि वे वियाग्रा हैं। बाद में वह शाम के कार्यक्रम के दौरान गिर जाता है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जैक और पोर्टिया के एक साथ सोने के लिए बार से निकलने के कुछ ही समय बाद एल्बी और लूसिया उसके कमरे में वापस जाते हैं, जहां वह उसके साथ मुख मैथुन करती है। 11-5 यही प्यार है माइक वाइट 27 नवंबर 2022 0.64132। कॉन्डोम के रैपर की खोज के बाद आखिरकार एथन हापर के साथ पाक साफ साबित हुआ। वो अनिच्छा से उसकी माफ़ी स्वीकार करती है। दोनों जोड़े वाइन चखने की यात्रा पर जाते हैं, जिस पर नशे में धुत हापर विभिन्न संकेत देता है कि वह जानती है कि क्या हुआ था। एथन ने कैमरून पर कॉलेज में एथन की रुचि रखने वाली हर महिला को बहकाने की अपनी आदत के लिए नकल करने की इच्छा का आरोप लगाया। पूरे दिन हापर लगातार एथन को कमज़ोर और शर्मिंदा करता रहता है। बाद में रात्रिभोज के समय
कैमरून मेज के नीचे हापर के पैर पर अपना हाथ रखता है। जब लूसिया पिछली रात के सेक्स के लिए भुगतान मांगती है तो एल्बी आश्चर्यचकित हो जाती है। डोमिनिक एल्बी और लूसिया को एक दूसरे से मिलने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एल्बी उसके प्यार में पड़ गया है। लूसिया को एलेसियो नामक एक व्यक्ति ने घेर लिया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि उस पर पैसे बकाया हैं। एल्बी और लूसिया ने फिर एक साथ रात बिताई। ये जानकर कि वेलेंटिना समलैंगिक है, मिया उसे ठीक होने तक ग्यूसेप के पियानो कार्यक्रम के बदले में यौन संबंध बनाने की पेशकश करती है। तान्या और पोर्टिया क्वेंटिन और उसके दोस्तों के साथ पलेर्मो जाते हैं। क्वेंटिन टीट्रो मैसिमो में मदमा बटरफ्लाई के प्रदर्शन के लिए तान्या के साथ गए। इस बीच जैक और पोर्टिया शहर का भ्रमण करते हैं, एक स्थानीय रेस्तरां में अरनसिनी का नमूना लेने के बाद भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। बाद में तान्या ये जानकर हैरान रह गई कि जैक अपने चाचा क्वेंटिन के साथ यौन संबंध बना रहा था। 12/6 अपहरण माइक वाइट 4 दिसंबर 2022 0.68433। एथन और हापर आपसी आकर्षण की कमी पर चर्चा करते हैं। हापर एथन से पूछता है कि क्या वह अब भी उसे चाहता है। बाद में हापर को समुद्र तट पर कैमरून के साथ बातचीत करते हुए देखने के बाद एथन को संदेह हो गया कि हापर कैमरून के साथ उसे धोखा दे रहा है। डी ग्रासोस अपने प्रत्यक्ष रक्त संबंधियों के घर मिलने जाते हैं। एल्बी एक अनुवादक के रूप में लूसिया को अपने साथ लाता है, लेकिन एलेसियो उनका पीछा करता है। डी ग्रासोस के विरोध के बावजूद लूसिया अंततः उसका साथ देने के लिए सहमत हो गई। डी ग्रासो अपने पैतृक गांव पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें डी ग्रासो परिवार मिलता है, जिनसे वे बिना बताए मिलने जाते हैं। परिवार की बाकी सदस्य अलग अलग पीढ़ियों की 3 महिलाएं हैं, जो गुस्से में उन्हें दूर कर देती हैं। बर्ट एक खुशहाल पारिवारिक पुनर्मिलन की आशा करते हुए निराश है। लूसिया उस रात होटल लौटती है और एल्बी से कहती है कि वह एलेसियो को केवल तभी छोड़ सकती है जब वह उसे उसके बकाया पैसे का भुगतान कर दे। वेलेंटिना ने मिया के साथ अपने पहले समलैंगिक संबंध का आनंद लिया। इसाबेला के बाद एक दरबान जिस पर वेलेंटिना मोहित हो गई थी, ने साथ ही दरबान रोको के साथ अपनी सगाई का खुलासा किया, जिसे वेलेंटिना ने इसाबेला के करीब आने के लिए समुद्र तट क्लब में फिर से नियुक्त किया था। तान्या ने पोर्टिया को संकेत दिया कि जैक क्वेंटिन का भतीजा नहीं हो सकता है। क्वेंटिन ने तान्या को अपने कोकीन डीलर निकोलो के साथ स्थापित किया। यौन संबंध बनाने से पहले तान्या को क्वेंटिन की एक फ्रेम की हुई तस्वीर मिलती है, जिसमें एक आदमी, संभवतः ग्रेग, जब वे छोटे थे। नशे में धुत जैक पोर्टिया के सामने स्वीकार करता है कि क्वेंटिन और उसके दोस्तों ने अपना सारा पैसा अपनी विलासिता पर खर्च कर दिया है, और गुप्त रूप से इसका अर्थ यह है कि क्वेंटिन ने सेक्स के बदले में उसे गंभीर परिस्थितियों से बचाया था। हापर ने एथन के सामने स्वीकार किया कि कैमरून ने उसे चूमा था। वह गुस्से में कैमरून पर हमला करता है। इससे पहले कि कोई दर्शक हस्तक्षेप करता, वह उसे लगभग डुबो ही देता। एथन ने डैफ्ने के साथ अपना संदेह साझा किया, जो हापर को दी गई सलाह को दोहराता है, जो कुछ भी उसे बेहतर महसूस कराता है। फिर वो उसे संभवतः यौन संबंध बनाने के लिए पास के एक द्वीप पर चलने के लिए आमंत्रित करती है। उत्साहित एथन ने बाद में हापर के साथ यौन संबंध बनाया, जिससे उनकी शादी में फिर से जुनून पैदा हो गया। एल्बी ने डोमिनिक को लूसिया को एलेसियो से बचाने के लिए 50,000 यूरो का तार देने के लिए मना लिया, जिसके बदले में डोमिनिक की शादी को बचाने में एल्बी की मदद मिली। लूसिया चुपचाप एल्बी को छोड़ देती है और मिया और एलेसियो के साथ अपने सफल घोटाले का जश्न मनाती है। इसाबेला के अनुरोध पर वेलेंटिना ने रोको को रिसेप्शन में बहाल कर दिया और मिया को रिजॉर्ट के नए पियानो वादक के रूप में नियुक्त किया, जिससे ग्यूसेप नाराज हो गया। पोर्टिया जागती है और पाती है कि उसका फोन गायब है। वह जैक का फोन लेती है और तान्या को कॉल करती है, उसे सचेत करती है कि कुछ गलत है। तान्या को संदेह है कि ग्रेग ने उसे मारने के लिए क्वेंटिन और उसके सहयोगियों को काम पर रखा था ताकि वह उसका भाग्य प्राप्त कर सके।
निकोलो के बैग में डक्ट टेप और रस्सी पाकर घबराकर वो निकोलो की बंदूक निकाल लेती है और उसे, क्वेंटन और डिडियर को मार देती है। बचने के लिए डोंगी पर चढ़ने का प्रयास करते समय वो फिसल गई, उसके सिर पर चोट लगी और वो डूब गई। उसका शरीर अगले दिन बहकर किनारे पर आ गया और डैफ्ने ने उसकी खोज की और इसके तुरंत बाद नौक पर अन्य शव पाए गए। पोर्टिया जैक को क्वेंटन के साथ वे शा के रिश्ते के बारे में बताती है। वो गुस्से में गाड़ी चला देता है, अंततः उसे कैटनिया फोंटानारोसा हवाई अड्डे के पास छोड़ देता है और उसे व्हाइट लोट्स में वापस न लौटने के लिए कहता है। एल्बी और पोर्टिया हवाई अड्डे पर फिर से मिले। उत्पादन विकास सीजन 1 19 अक्टूबर 2020 को HBO ने द व्हाइट लोट्स को एक सीमित श्रृंखला का ऑर्डर दिया जिसमें 6 एपिसोड शामिल थे। 4 इस श्रृंखला का निर्माण, लेखन और निर्देशन माइक वाइट द्वारा किया गया था। वाइट डेविड बनार्ड और निक हॉल के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। 2021 ATX टेलीविजन फेस्टिवल में इंडीवायर के बेन ट्रेवर्स के साथ एक साक्षात्कार में वाइट ने पहले सीजन के लिए अपनी रचनात्मक प्रेरणा के बारे में बताया। वाइट इस सवाल का पता लगाना चाहते थे कि कैसे पैसा हमारे सबसे घनिष्ठ संबंधों को भी विकृत कर सकता है। अन्य लोगों की वास्तविकताओं में छुट्टियां मनाने की नैतिकता की जांच करना और सत्ता की गतिशीलता द्वारा जकड़े जाने के मांस और रक्त अनुभव को प्रस्तुत करना आज के संस्कृति युद्ध। 36 क्रिस्टोबल तापिया डी वीर श्रृंखला के संगीतकार हैं और बेन कुचिन्स श्रृंखला के छायाकार हैं। 37 सीजन 2 10 अगस्त 2021 को HBO ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 38 जिसमें 7 एपिसोड हैं और इसका शीर्षक द व्हाइट लोट्स सिजली है। 39 वाइट ने शुरू में दूसरे सीजन को बिल्डबर्ग सम्मेलन जैसे राजनीतिक माहौल में आयोजित करने की कल्पना की थी, लेकिन इस विचार को रद्द कर दिया और इसके बजाय इटली को चुना। 40 वाइट ने इस विकल्प के बारे में कहा, सिजली की पौराणिक कथा, कम से कम अमेरिकियों के दृष्टिकोण से, आदर्श यौन राजनीति और भूमिका निभाना है जिसे आप ओपेरा और माफिया और इतालवी रोमांस के साथ जोड़ते हैं। मुझे लगा कि इसे पुरुषों और महिलाओं और रिश्तों और व्यभिचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसमें एक ऑपरेटिव अनुभव होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे चुना। 40 दूसरे सीजन का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर वाइट ने इसकी तुलना दांतों के साथ एक शयन कक्ष प्रहसन से की। 41 किम न्यूनडॉफ ने सीजन 2 के लिए अतिरिक्त संगीतकार के रूप में काम किया। 42 सीजन 3 18 नवंबर 2022 को HBO ने तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 8 सीजन 2 के समापन के बाद निर्माता माइक वाइट ने संकेत दिया कि तीसरा सीजन एशिया में सेट किया जाएगा और मृत्यु और पूर्वी धर्म और आध्यात्मिकता पर व्यंग्यात्मक और मज़ेदार नज़र पेश करेगा, उसी तरह जैसे पहला सीजन पैसे पर केंद्रित था और सेक्स पर दूसरा सीजन। 43 मार्च 2023 में वैरायटी ने बताया कि सीजन 3 थाईलैंड में 4 सीजन्स रिजॉर्ट्स श्रृंखला में से एक में होने की संभावना है। 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण तीसरे सीजन का निर्माण बाधित हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2025 के दौरान रिलीज होने की संभावना है। 44-45 होन्शु, जापान को माइक वाइट द्वारा फिल्मांकन स्थान के रूप में चुना गया था, लेकिन अंततः थाईलैंड था तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन स्थान के रूप में चुना गया क्योंकि श्रृंखला को थाईलैंड में फिल्मांकन के लिए $4 मिलियन कर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जबकि जापान में फिल्म प्रोत्साहन प्रणाली नहीं है। वन डे एक 2024 ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला है जो 2009 में डेविड निकोल्स के इसी नाम के उपन्यास के साथ साथ फिल्म रूपांतरण पर आधारित है। इसका प्रीमियर 8 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। 1 कास्ट करें। डिक्स्टर मेयू के रूप में लियो वुडाल, एम्मा मॉले के रूप में अंबिका मॉड, सिल्वी के रूप में एलेनो टॉमलिंसन, एलिसन मेयू के रूप में एस.सी. डेविस, स्टीफन मेयू के रूप में टिम मैकिननी, इयान के रूप में जॉनी वेल्डन, कैलम के रूप में ब्रैंडन क्विन,
जैस्मीन के रूप में बिली गेड्सडन, लियोनेल कोप के रूप में टोबी स्टीफेंस, हेलेन कोप के रूप में जोली रिचर्डसन, एम्बर ग्रैपी टिली के रूप में, ग्राहम के रूप में एडम लॉक्सली, गैरी के रूप में टिम प्रेस्टन, जॉन मैकमिलन हारून के रूप में, सूकी के रूप में रिबका मोरेल, सोनिया के रूप में जोडी प्राइस, तारा के रूप में सोफी वोल्फ, एंडी के रूप में जोसेफ फरोहा, केट के रूप में मेघन ट्रेडवे, नाओमी के रूप में एला राय स्मिथ, टोव के रूप में मैथिल्डे थॉमनस्टॉम, डेमियन के रूप में सैम स्वान, सारा के रूप में बैथ लिंडसे, मिस्टर गोडाल्मिंग के रूप में मार्क रोवले, सिड के रूप में एंथनी कैल्फ, जीन पियरे के रूप में एडॉट चेनी, कैंडे के रूप में एमिली ईटन प्लोराइट, एंड्रू के रूप में जॉन टूअट, लोटे के रूप में हन्ना वान व्लिएट। एपिसोड्स नहीं, शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज दिनांक 1 TBA मौली शिष्टाचार 1 TBA 8 फरवरी 2024। उत्पादन विकास नेटफ्लिक्स ने नवंबर 2021 में ड्रामा रिपब्लिक से एक नए वन-डे रूपांतरण का आदेश दिया। लेखकों के कमरे का नेतृत्व निकोल टेलर ने किया और इसमें अन्ना जॉर्डन, विनय पटेल और बिजन शिबानी शामिल थे। 2 कार्यकारी निर्माताओं में निकोल्स और टेलर के साथ साथ रोना बेन और जूड लिकनेर्जी भी शामिल थे। मौली मैनर्स को श्रृंखला का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। 3 अभिनेत्री अंबिका मोद ने नवंबर 2022 में कहा कि श्रृंखला 2011 के फिल्म रूपांतरण की तुलना में उपन्यास को अधिक कवर करेगी। 4 कास्टिंग जून 2022 में ये घोषणा की गई कि अंबिका मौड और लियो वुडल क्रमशः एम्मा और डेक्स्टर की प्रमुख भूमिका निभाएंगे। 3 जैसा कि जुलाई और अक्टूबर में घोषणा की गई थी, एलेनो टॉमलिंसन और एससी डेविस क्रमशः सिल्वी और एलिसन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 5-6 फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 18 जुलाई को एडिनबर्ग जाने से पहले 4 जुलाई 2022 को लंदन में शुरू हुई। फिल्मांकन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के ओल्ड कॉलेज, साथ ही सिटी सेंटर, वेस्ट एंड और ओल्ड टाउन में स्थान पर हुआ। 7-8 यूके का फिल्मांकन 19 जनवरी 2023 को इस्लिंगटन, लंदन में समाप्त हुआ। स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 15 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 8.3/10 की औसत रेटिंग के साथ 93% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। 9 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 14 आलोचकों के आधार पर 100 में से 77 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। डेविड एलन निकोल्स जन्म 30 नवंबर 1966, एक ब्रिटिश उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा निकोलस 3 भाई बहनों में बीच का है। उन्होंने नाटक, अंग्रेजी साहित्य, भौतिकी और जीव विज्ञान में A-लेवल लेते हुए ईस्टले, हैम्पशायर में बाटन पेवेरल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाते हुए कॉलेज नाटक प्रस्तुतियों में भी भाग लिया। उन्होंने 1988 में नाटक और अंग्रेजी में BA के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 3 बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक अकादमी में एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लिया। पहला करियर अपने 20 के दशक के दौरान उन्होंने मंच नाम डेविड होल्डवे का उपयोग करते हुए एक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने वेस्ट यॉर्कशायर प्लेहाउस और 3 साल की अवधि के लिए रॉयल नेशनल थिएटर सहित विभिन्न थिएटरों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में संघर्ष किया और कहा है, मैंने खुद को एक ऐसे पेशे के लिए समर्पित कर दिया था जिसके लिए मेरे पास न केवल प्रतिभा और करिश्मा की कमी थी, बल्कि सबसे बुनियादी कौशल की भी कमी थी। चलना, स्थिर खड़ा रहना जैसी चीजें। निकोलस का कहना है कि उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक दोस्त ने उन्हें पीजे कवानाग के संस्मरण द परफेक्ट स्ट्रेंजर की एक प्रति दी, जो लेखक की परिपक्वता, प्यार पाने और जीवन में अपना रास्ता खोजने की कहानी बताती है।
4. लेखन करियर। उपन्यास 10 के लिए स्टार्टर 2003, 5. द अंडरस्टूडी 2005. एक दिन 2009. हम 2014. मीठा दुख 2019. पटकथा लेखन। निकोलस ने सिम्पेटिको की रूपांतरित पटकथा का सह लेखन किया और कोल्ड फीट की तीसरी श्रृंखला दोनों 2000 में 4 स्क्रिप्ट का योगदान दिया। 2 बाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए लेखक फिक्शन के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन क्राफ्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 6 उन्होंने ग्रेनाडा टेलीविजन पायलट और मिनी सीरीज आई सॉ यू 2000, 2002 और टाइगर एस्पेक्ट 6 भाग की श्रृंखला रेस्क्यू मी 2002 बनाई। रेस्क्यू मी रद्द होने से पहले केवल एक श्रृंखला तक चली। रद्द होने की सूचना मिलने से पहले निकोल्स ने दूसर श्रृंखला के लिए 4 एपिसोड लिखे थे। इस पर उनके गुस्से के कारण उन्हें पटकथा लेखन से ब्रेक लेकर स्टार्टर 14 लिखने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। साथ जब वो पटकथा लेखन में लौटे तो उन्होंने बीबीसी के 2005 शेक्सपियर रीटोल्ड सीजन के 1 घंटे के खंड में मच एडो अबाउट नथिंग को रूपांतरित किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एकल नाटक के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपने उपन्यास वन डे का स्क्रीन रूपांतरण लिखा, जिस पर एनी हैथवे और जिम स्टगेस अभिनीत फिल्म बनाई गई। 2006 में उनकी फिल्म रूपांतरण स्टार्टर फॉर 10 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अगले वर्ष उन्होंने लिखा एंड व्हेन डिड यू लास्ट सी योर फादर? ब्लेक मॉरिसन के संस्मरण का रूपांतरण। बीबीसी के लिए टेस ऑफ द डी उर्बरविल्स का उनका रूपांतरण 2008 में प्रसारित हुआ। उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का भी रूपांतरण किया है। पटकथा को 2009 की ब्रिट लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सर्वश्रेष्ठ अनिर्मित स्क्रिप्ट का एक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण है। 8 उन्होंने द 7:39 लिखा, जिसे जनवरी 2014 में बीबीसी वन पर प्रसारित किया गया था। 2015 में उन्होंने बीबीसी फिल्म्स के लिए थॉमस हार्डी के इसी नाम के 1874 के उपन्यास फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की पटकथा लिखी। यह उपन्यास का चौथा फिल्म रूपांतरण है। 9 निकोलस ने ब्रिजेट जोन्स की बेबी 2016 के लिए प्रारंभिक स्क्रिप्ट पर काम किया, लेकिन स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया और उन्हें फिल्म में श्रेय नहीं दिया गया। उन्होंने एडवर्ड सेंट ऑबिन के उपन्यासों पर आधारित 5 भाग वाली टेलीविजन श्रृंखला पैट्रिक मेलरोज 2018 लिखी और अपने काम के लिए सीमित श्रृंखला मूवी या ड्रामेटिक स्पेशल के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। दिखाओ सूर्योदय के बाद 2005 में उन्होंने ओल्ड विक के 24 आवर प्ले फेस्टिवल के लिए आफ्टरसन लिखा। जेम्स नैस्बिट, केसर बरोअज, कैथरीन टेट और गेल गाजिया बनाल अभिनीत यह नाटक केवल 10 मिनट लंबा था। निकोल्स ने बीबीसी वन के लिए आफ्टरसन को एक एकल कॉमेडी के रूप में विकसित किया। इसमें पीटर कैपल्डी और सारा पैरिश ने अभिनय किया था और इसे 2006 में प्रसारित किया गया था। द व्हाइट लोट्स HBO के लिए माइक वाइट द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी डार्क कॉमेडी ड्रामा एंथोलॉजी टेलीविजन श्रृंखला। 4-5 ये काल्पनिक व्हाइट लोट्स रिजॉर्ट श्रृंखला के मेहमानों और कर्मचारियों का अनुसरण करता है, जिनकी बातचीत उनके विभिन्न मनोसामाजिक विकारों से प्रभावित होती है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हर गुजरते दिन इन चित्र परिपूर्ण यात्रियों, होटल के खुशमिजाज कर्मचारियों और रमणीय स्थान में एक गहरी जटिलता उभरती है। 6 पहला और दूसरा सीजन क्रमशः माउई और सिजली में सेट किया गया है। 6 भाग वाली सीमित श्रृंखला के रूप में द व्हाइट लोट्स का प्रीमियर 11 जुलाई 2021 को आलोचकों की प्रशंसा और उच्च रेटिंग के साथ हुआ। शो की सफलता के कारण HBO ने इसे एक संकलन श्रृंखला के रूप में नवीनीकृत किया। दूसरे सीजन का प्रीमियर 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। 7 नवंबर 2022 में सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया और 2025 में प्रीमियर के लिए तैयार किया गया। 8 हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है
वैरायटी की रिपोर्ट है कि तीसरा सीजन थाईलैंड में फिल्माया जाएगा। 9 और नताशा रोथवेल पहल सीजन में बेलिंडा की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 10 श्रृंखला को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसे 2021 और 2022 के 10 सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों की अमेरिकी फिल्म संस्थान की सूची में शामिल किया गया था और इसे 14 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब्स सहित विभिन्न प्रशंसाएं मिलीं। कलाकार और पात्र सीजन 1 मुख्य आर्मंड के रूप में मरे बार्टलेट, 11 व्हाइट लोट्स रिजॉर्ट के प्रबंधक और एक नशे की लत से उबरने वाला व्यक्ति जो 5 साल से नशे की लत से छुटकारा पा रहा है। निकोल मॉसबैकर के रूप में कोनी ब्रिटन, 11 एक खोज इंजन कंपनी के CFO। तान्या मैकवर्ड के रूप में जेनिफर कूलिज, 11 एक अमीर, जरूरतमंद और आत्मलीन उत्तराधिकारी जिसकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई और जो आंतरिक शांति और खोज की तलाश में है। राचेल पैटन के रूप में एलेक्जेंड्रा डेडारियो, 11 एक नवविवाहित संघर्षशील पत्रकार जो क्लिकबैट कार्यक्रम करती है। क्विन मॉसबैकर के रूप में फ्रेड हैचिंगर, 11 निकोल और मार्क का सामाजिक रूप से अजीब, स्क्रीन का आदि किशोर बेटा। शेन पैटन के रूप में जैक लेसी, 11 रेचेल का पति जो एक मांगलिक, हकदार, अमीर और घमंडी रियल एस्टेट एजेंट है। पाउला के रूप में ब्रिटनी ओ ग्राडी, 11 ओलिविया की कॉलेज की कम विशेषाधिकार प्राप्त लेकिन उतनी ही तीखी दोस्त। बेलिंडा लिंडसे के रूप में नताशा रोथवेल, 11 रिजॉर्ट की दयालु और सहानुभूतिपूर्ण स्पा प्रबंधक जो तान्या के साथ एक जटिल रिश्ता विकसित करती है, भावनात्मक समर्थन की पेशकश करती है लेकिन उत्तराधिकारी के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव पेश करने की भी उम्मीद करती है। किटी पैटन के रूप में मॉली शैनन, 12 शेन की दबंग, अमीर मां जो उसके हनीमून के लिए भुगतान करती है और अघोषित यात्रा का स्वागत नहीं करती है। ओलिविया मॉसबैकर के रूप में सिडनी स्वीनी, 11 निकोल और मार्क की चुलबुली, तेज तर्रार बेटी जो कॉलेज में दूसरी बार पढ़ती है। मार्क मॉसबैकर के रूप में स्टीव जैन, 11 निकोल के पति जो स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं और पिछली बेवफाई की घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पुनरावर्ती डिलन के रूप में लुकास गेज, 12 व्हाइट लोट्स का एक युवा कर्मचारी। काई के रूप में केकोआ स्कॉट केकुमानो, 12 व्हाइट लोट्स में एक मूल निवासी हवाईयन कर्मचारी जो पाउला के साथ एक रोमांटिक संबंध बनाता है। ग्रेग हंट के रूप में जॉन ग्रिज, 12 एक व्हाइट लोट्स अतिथि जो तान्या के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ता है। हच के रूप में एलेक मेर्लिनो, 13 व्हाइट लोट्स में एक वेटर। अतिथि लानी के रूप में जोलिन प्यूडी, 12 व्हाइट लोट्स में एक प्रशिक्षु जो नौकरी की जरूरत के कारण अपनी अंतिम चरण की गर्भावस्था को छुपाती है। सीजन 2 मुख्य बर्ट डी ग्रासो के रूप में एफ मरे अब्राहम, 14 डोमिनिक के बुजुर्ग, महिलावादी पिता। तान्या मैककॉयड हंट के रूप में जेनिफर कूलिज, 11 पहले सीजन की अपनी भूमिका को दोहरा रही हैं। एलबी डी ग्रासो के रूप में एडम डिमार्को, 14 डोमिनिक का मिलनसार, सामाजिक रूप से अजीब बेटा, हाल ही में स्टैनफोर्ड से स्नातक। डेफने सुलिवन के रूप में मेघन फाही, 15 कैमरून की दिखने में प्यारी लेकिन चालाकी से काम लेने वाली घर पर रहने वाली पत्नी। मिया के रूप में बीट्राइस ग्रेनो, एक स्थानीय महत्वाकांक्षी गायिका जो अपनी दोस्त लूसिया द्वारा उसे वेश्यावृत्ति में शामिल करने के प्रयासों का विरोध करती है। 16 तान्या के अस्थिर पति ग्रेग हंट के रूप में जॉन ग्रिज, पहले सीजन की अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। 17 क्वेंटिन के रूप में टॉम हॉलेंडर, 14 सिजली में रहने वाला एक अमीर समलैंगिक ब्रिटिश प्रवासी। वेलेंटिना के रूप में सबरीना इम्पेसिएटोर, सिजली में व्हाइट लोट्स की सख्त, बकवास न करने वाली प्रबंधक। 16 डोमिनिक डी ग्रासो के रूप में माइकल इम्पीरियोली, 18 एक सेक्स आदि हॉलीवुड निर्माता जो अपने पिता बर्ट और बेटे एलबी के साथ यात्रा कर रहा था। कैमरून सुलिवन के रूप में थियो जेम्स, 15 एक अहंकारी और षड्यंत्रकारी निवेश प्रबंधक, डेफने का पति और एथन का कॉलेज मित्र। हापर स्पिलर के रूप में ऑब्रे प्लाजा, 19 एक सख्त रोजगार वकील, एथन की पत्नी।
पोट्टिया के रूप में हेली लू रिचर्डसन, 14 तान्या की दिशाहीन युवा सहायक जिसे वह अपनी छुट्टियों पर लाती है। एथन स्पिलर के रूप में विल शार्प, 15 एक नवधनी तकनीकी उद्यमी, हापर के पति और कैमरून के कॉलेज मित्र। लूसिया ग्रीको, एक स्थानीय व्यवसायी और वेश्या के रूप में सिमोना टबेस्को, 16। जैक के रूप में लियो वुडाल, एसेक्स का एक करिश्माई युवक जिसे क्वेंटिन अपने चुटीले भतीजे के रूप में पेश करता है, 15। पुनरावर्ती रोको के रूप में फेडेरिको फेरांटे, व्हाइट लोट्स में एक द्वारपाल जिसके प्रति वेलेंटिना को अत्यधिक नापसंदगी है। इसाबेला के रूप में एलोनोरा रोमांडनी, एक स्थायी मुस्कान के साथ व्हाइट लोट्स में एक द्वारपाल। ग्यूसेप के रूप में फेडेरिको स्क्रिबनी रॉसी, व्हाइट लोट्स में एक अधेड़ उम्र का लाउंज गायक और पियानो वादक। क्वेंटिन के दोस्त माटेओ के रूप में फ्रांसिस्को ज़ेका। पाओलो कैमिली, यह ह्यूगो, क्वेंटिन के दोस्त के रूप में। डिडियर, क्वेंटिन के दोस्त के रूप में ब्रूनो गौरी। क्वेंटिन की नौक के कप्तान टोमासो के रूप में निकोला डी पिंटो। अतिथि लॉरा डन, डोमिनिक की अलग पत्नी एबी की आवाज़ के रूप में 20। होटल के 2 मेहमानों के रूप में एंजेलिना कीली और काराके। 21। सीजन 3। लेस्ली बिब, कैरी कून, फ्रांसिस्का कॉनी, निकोलस डुवने, अर्नास फेडारोविसियस, क्रिश्चियन फ्रीडेल, वाल्टर गोगिन्स, डोम हेट्राकुल, सारा कैथरीन हुक, जेसन इसाक, मिशेल मोनाघन, सैम निवोला, मॉर्गन ओ रेली, लेख पत्रवादी, शालिनी पीरिस, पाकर पोसी। बेलिंडा लिंडसे के रूप में नताशा रोथवेल पहले सीजन की अपनी भूमिका को दोहरा रही हैं। पैट्रिक श्वार्ज़नेगर, तैमे थापथिमथोंग, एमी लू वुड। एपिसोड्स। इस अनुभाग का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और उन्हें अधिक संक्षिप्त बनाकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें। अक्टूबर 2023, जानें कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। मौसम एपिसोड मूल रूप से प्रसारित। सबसे पहले प्रसारित किया गया आखिरी बार प्रसारित हुआ 1. 6-11 जुलाई 2021, 15 अगस्त 2021। 2. 7-30 अक्टूबर 2022, 11 दिसंबर 2022। सीजन 1, 2021। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि अमेरिकी दर्शक मिलियन। 1 आगमन माइक वाइट 11 जुलाई 2021, 0.42022। शेन पैटन देखता है कि मानव अवशेषों से भरा एक बक्सा हवाई जहाज पर लादा जा रहा है। 7 दिन पहले धनी संरक्षक माउई के व्हाइट लोट्स रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। मैनेजर आर्मंड और उनकी गर्भवती कर्मचारी लानी ने उनका स्वागत किया। शेन और उनकी नई पत्नी राचेल अपने हनीमून के लिए पहुंचे। शेन एक बुकिंग त्रुटि पर परेशान हो जाता है, जिससे रेचेल उनके रिश्ते पर सवाल उठाती है। तान्या मैकक्वार्ड, जो अपनी मां की अस्थियां बिखेरने आई हैं, मालिश के लिए बेताब हैं, लेकिन स्पा पूरी तरह से बुक है। स्पा की प्रबंधक बेलिंडा, इसके बज। यह एक औपचारिक मंत्रोच्चार में उसका मार्गदर्शन करती है। टेक सीएफओ निकोल मॉसबैकर अपने पति मार्क के साथ उनके संभावित कैंसर निदान के बारे में बहस करती हैं। मार्क ने अपने बेटे क्विन के साथ समय बिताने का फैसला किया। उनकी बेटी ओलिविया और उसकी दोस्त पाउला पूल के किनारे मौज मस्ती करती हैं और एक पेशेवर सूची लेखिका रेचेल के बारे में भद्दी टिप्पणियां करती हैं। लानी का पानी टूट जाता है, लेकिन आर्मंड को ध्यान नहीं आता। मेहमानों के भोजन करते ही लानी बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती है। मार्क को अपने डॉक्टर से कॉल आती है, लेकिन निदान जानने से पहले ही कॉल काट दिया जाता है। रेचेल और शेन दिन के संघर्ष को पीछे छोड़कर अपने पहले वाले प्रयास को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए। 2 नया दिन माइक वाइट 18 जुलाई 2021, 0.45923।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।